नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कोरोना महामारी का कहर पूरे देश में जारी है। लोग अस्पतालों में जाकर ये सोचते हैं कि उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा, वो ठीक होकर घर वापस लौटेंगे, लेकिन खेल यहीं से शुरू हो जाता है। निजी अस्पताल इलाज के नाम पर अनाप शनाप फीस वसूल रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जा रही है। तो वहीं ऐसे अस्पतालों पर प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और लखनऊ में प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने निजी अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर एफआईआर के निर्देश दिए। बात इतनी पर ही खत्म नहीं, इसके बाद भी निजी अस्पतालों में मनमानी जारी रखी और इसके बाद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवरचार्जिंग करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद एक्शन में आए सीएमओ ने मैकवेल, जेपी और देवीना अस्पताल के खिलाफ एफआईआर को दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना के नाम पर यह कलंक कब तक जारी रहेगा? कब तक यूं ही मरीजों से एक्स्ट्रा चार्जेस वसूले जाएंगे? क्या इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं बन सकता? किस तरीके से इन अस्पतालों के मॉनिटरिंग पर नजर रखी जाए? क्या कुछ वो काम किए जाए कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिले? क्योंकि जिस तरीके से मनमानी वाला रवैया देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब महामारी के समय सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो वो है मेडिकल सुविधाएं, और मेडिकल सुविधाएं देने के नाम पर लोगों को इस तरीके से ठगा जा रहा है। कहीं पर सही वक्त पर सही इलाज नहीं मिलता, कहीं पर पैसे देने के बावजूद उस स्तर की सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो कहीं पर ओवर चार्जिंग के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और बेबस लाचार लोग यहां पर पैसे देने को मजबूर है, क्योंकि अस्पतालों में तो बेड्स ही नहीं यहां पर मुहैया हो पा रहे। ऐसे में अगर एक बेड आपको लेना है तो जितनी रकम मांगी जा रही है उतनी रकम देनी ही पड़ेगी। तीन बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में कालाबाजारी का ये पूरा धंधा चला आ रहा है। अस्पतालों की सरेआम मनमानी देखने को मिल रही है, जिसके बाद एफआईआर को लेकर यहां पर आदेश भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अस्पतालों का मनमानी वाला रवैया यूं ही बदस्तूर जारी रहा। अब एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और उनके सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद अब इन अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस कार्रवाई से आने वाले समय में इस बड़े फैसले को एक नजीर के तौर पर देखा जाएगा? क्या इसका दूरगामी परिणाम होते हुए देखा जाएगा? क्या अन्य अस्पताल इससे कोई सबक लेंगे? और कहीं ना कहीं क्या कानून का खौफ यहां पर इन अस्पतालों में पनपता हुआ देखा जा सकता है? ये तमाम बड़े ऐसे सवाल है जो जहन में हर बार उठते हैं, लेकिन धरातल पर एग्जीक्यूशन उसका होता हुआ नजर नहीं आता। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं और ऐसे तमाम लोगों पर, ऐसे संस्थाओं पर, ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसने को लेकर कार्रवाई को लगातार वो आदेश भी देते आ रहे हैं। हालांकि प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने इसको लेकर आदेश जरूर दिए थे, लेकिन बावजूद इसके इन अस्पतालों का ये रवैया यूं ही जारी था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और सख्त एक्शन को लेकर यहां पर निर्देश दिए, जिसके बाद अब एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। तो कलंक पर कार्रवाई की गई है। कोरोना, कालाबाजारी और कलंक की ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। ये वो समय है जहां पर कई ऐसे लोग हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कई ऐसी संस्थाएं हैं, खासतौर पर अस्पताल, इस तरीके का रवैया उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। सिविल हॉस्पिटल में इस समय पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने। इनसे जानते सर, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, कोरोना में भी बहुत गिरावट आई है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोना की लड़ाई में हमारा प्रिकॉशन है और साथ ही साथ प्रिकॉशन के साथ साथ हम लोग जो TTT है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं 100%, और साथ ही साथ एक महाअभियान के रूप में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिविल अस्पताल में इस केंद्र पे हमारे 4 बूथ हैं। 4 में से 2 बूथ हमारे 45 ईयर प्लस के लिए हैं और 2 बूथ हमारे 18 to 44 हैं। इसमें से एक एक्सक्लूसिव बूथ 18 to 44 लड़कियों महिलाओं के लिए रखा गया, जो 18 से 44 के बीच में। और यहाँ पे यूनिक चीज़ ये है कि 100% महिला स्टाफ ही हैं। रजिस्ट्रेशन और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में देखने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए सभी लोग हैं। और प्रतिदिन अगर सिविल अस्पताल की आप बात करें तो हमारे इन चारों बूथों पे 800 का एवरेज आ रहा है, मतलब प्रतिदिन 800 लोग का टीकाकरण हो रहा है। कुछ बूथों पे हमारे सेकेंड डोज लग रहे हैं, कुछ बूथों पे हमारे फर्स्ट डोज लग रहे हैं। और 18 to 44 में जो प्रोटोकॉल और नियम है, अपने स्लॉट्स को बुक करा करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो आकर के अपने वैक्सीन को ले रहे हैं। सर, युद्ध स्तर पर आप लोग पूरा कार्रवाई करें, उसके बावजूद तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी करा, जैसे मैकवेल हॉस्पिटल गोमती नगर में है, वहाँ पर तमाम सारी अनियमितता पर कार्रवाई के आदेश भी है, लेकिन अभी तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं। देखिए, जो भी अनियमितता करेगा ये एकदम स्पष्ट है कि उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और कठोर कार्रवाइयाँ की भी गई हैं। और मैं आपके माध्यम से यही सबसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो नियम कानून है उसके अंतर्गत करें। गवर्नमेंट के जो निर्धारित दर हैं उन दरों पर ही ट्रीटमेंट होगा
और जितने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं यहाँ पर कोविड के निःशुल्क ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। थैंक यू। बिल्कुल, ये हमारे साथ है अभिषेक प्रकाश डीएम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो मनमानी है वो कोविड प्रोटोकॉल का अगर फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित उन पर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई की भी जा रही है। तो वही मैकवेल हॉस्पिटल को लेकर बोले हैं कि उस पर जाँच की जाएगी, और अगर उसमें गलत पाया जाएगा, अगर उन्होंने दर से ज़्यादा उन्होंने पैसा लिया, जो लागत दर है या जो नियम बनाए गए हैं, अगर उससे ज़्यादा पैसा लेंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। तो इस पूरे मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर पीके गुप्ता, पूर्व आईएमए अध्यक्ष हैं, आप लखनऊ से जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत दोनों का स्वागत है। अभिषेक, सबसे पहले मैं रुख आपका करना चाहूंगी, जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर राजधानी लखनऊ की जो स्थिति हमने देखी, ऐसे में मनमाने तौर पर जो रवैया यहाँ पर निजी अस्पतालों की तरफ से किया जा रहा है, ये कितना खतरनाक? देखिए रंजना, साफ तौर पे इस महामारी में जो निजी अस्पतालों की मनमानी रही है उनमें लोगों ने, जो लखनऊ वासी हैं, उन्होंने अपनों को खोया है, साथ ही साथ उनको आर्थिक नुकसान भी हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आखिरकार सवाल इसी बात का उठ रहा है कि यदि मैक्सवेल जेपी और देवीना अस्पताल के नोटिस दी गई और डीएम जिला प्रभारी रोशन जैकब ने निरीक्षण किया, उनमें एफआईआर के आदेश दिए गए, उसके उपरांत 7 दिन तक यदि एफआईआर नहीं होती तो स्वास्थ्य विभाग पे बड़े सवाल खड़े होते हैं, लखनऊ के सीएमओ पे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार उन अस्पतालों पे ये मेहरबानी क्यों। और वही कारण रहा है कि रोशन जैकब ने कल एक बार फिर मीटिंग ली, और मीटिंग के लेने के बाद साफ तौर पे उनको संकेत दिए थे सीएमओ को कि यदि इनमें कोई एफआईआर नहीं होती है तो आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने उनको नोटिस दिया, और नोटिस के उपरांत कल शाम को आखिरकार पूरा मंथन के बाद ये सीएमओ इस लेवल पे पहुंचे कि आखिरकार उनमें एफआईआर उनको करानी ही पड़ी। लेकिन इतना लेट क्यों? मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई अस्पताल मनमानी कर रहा है, पैसे वसूल रहा है, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए। लेकिन इतना समय क्यों लगा, ये बड़े सवाल हैं। और आखिरकार यदि इतना लंबा समय लगता है तो लंबे समय के बाद ये अस्पताल मनमानी करते रहते हैं, और ज्यों का त्यों यदि आप इनकी कहानी महीने 2 महीने बाद देखेंगे, अस्पताल आपको चलते नजर आएंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जांचों का जो हवाला दिया जाता है अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार कि मैं जांच करा रहा हूं, जांचों में पूरा खेल हो जाता है, लोग चले जाते हैं, पैसे का नुकसान होता है। 1,10,000 रुपए दवा के नाम से इन अस्पतालों ने वसूली की, ऑक्सीजन के नाम से 85 हजार के रुपए वसूले गए। अभी की यदि बात करें, इंडिया न्यूज के पास फिर एक कंप्लेन आई है, और उसमें मात्र 24 घंटे में 3 लाख रुपए देवीना हॉस्पिटल ने फिर लूट लिया उनसे। तो आखिरकार जितना देरी से ये सख्ती नहीं दिखाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे, तो आदमी लूटता रहेगा, और इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा, जो कि मुख्यमंत्री की मंशा ये नहीं है। लेकिन अधिकारियों के लचर नतीजे का कारण यही है कि इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीज भोग रहे हैं। इसमें जिला अधिकारी को और सख्त होना पड़ेगा। हालांकि डीएम जिला प्रभारी जो रोशन जैकब है, वो कार्रवाई पे कार्रवाई का आश्वासन जरूर दे रही है, और यदि इन पे एफआईआर हुई है तो अन्य जो और लखनऊ में कोविड अस्पताल काम कर रहे हैं उनमें भय व्याप्त होगा, और कुछ राहत मिल सकती है यदि कोई और बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। रंजना, बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर प्रदेशवासी जिस तरीके से लुटते जा रहे हैं, उनको ठगा जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाए, और विस्तार से उस पर आपसे चर्चा भी करूंगी। लेकिन डॉक्टर पीके, आपसे जानना चाहूंगी कि कितना खतरनाक ये है, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि अस्पताल लगातार मनमानी यहाँ पर चार्जेस वसूल रहे हैं और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो खौफ उनमें देखने को नहीं मिल रहा, और बदस्तूर ये रवैया जारी है। निश्चित तौर पे ये कोरोना काल में इस तरह की खबरें जो है हमें डराती भी हैं, और कहीं न कहीं डॉक्टर और मरीज के बीच में जो अविश्वास का एक बहुत बड़ी खाई उभर के आती है, वो और बढ़ती चली जाती है। तो इसको तो सपोर्ट किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, और हम जो है डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखना होगा कि जो भी अस्पताल इस तरीके के हैं, आपने कहा कि अस्पतालों की मनमानी, अस्पतालों का लूट का रवैया, ये सारे अस्पतालों पर लागू नहीं होता है। ये कुछ अस्पताल हैं जो कि डॉक्टर्स के नाम पे चलते हैं अस्पताल, वहां पे डॉक्टर होते हैं या नहीं होते, शासन प्रशासन को देखना पड़ेगा, और उसमें जो व्यवस्था है उसको निगरानी सीएमओ के स्तर पे होनी चाहिए कि अस्पताल कैसे चल रहा था, वहां पे डॉक्टर का नाम सबसे ऊपर है कि नहीं, वहां पे डॉक्टर मौजूद है कि नहीं, इसके बावजूद भी लोग कैसे वहां पे जाते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और 70% केयर निजी क्षेत्र दे रहा है, स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट के और सपोर्ट के बावजूद भी, तो क्यों लोग जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में? तो ये कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि वो जो है, जो कॉस्ट इतना एस्केलेट हुआ, उसके पीछे क्या वजह है।
क्या उनको दवा उपलब्ध नहीं हो रही थी? क्या उनके पास ऑक्सीजन नहीं था? क्या बिल्कुल। उनकी ये गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है जी। ये कहीं न कहीं मरीज को भारी पड़ता है। इससे मेरा प्रोफेशन जो है वो बदनाम होता है। जी। मेडिकल प्रोफेशन आज की तारीख में जब प्राइवेट हो जब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जी। लेकिन उसके आड़ में बहुत से जो लोग धंधा कर रहे हैं उसका हम लोग सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। जी। हम लोग तो बात करते हैं कि डॉक्टर ड्रिवेन छोटा मोटा नर्सिंग होम या हॉस्पिटल है, वहां पर लोगों को जाके पहले ये देखना चाहिए डॉक्टर है कि नहीं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और प्रशासन को फैसिलिटेट करना चाहिए कि क्या वजह है कि इनका कॉस्ट इतने ज्यादा है, क्या इनके पास दवाइयों की कमी है, दवाइयां उपलब्ध क्यों नहीं है, कालाबाजारी हो रही है। तो कार्रवाई के बजाय बेहतर हो कि वहां पे देखा जाए कि क्या वजह क्या है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि लूप होल क्या है उससे यहाँ पर खंगाला जाए कि परेशानी क्या है, हर समस्या की जड़ क्या है, किया जाए और देखा जाए कॉस्ट क्यों बढ़ा, जी। कॉस्ट बढ़ाने के पीछे क्या मंशा है उनकी। बिल्कुल, लेकिन यही कुछ अस्पताल ऐसे कर सकते हैं, मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है आज की तारीख में, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें अविश्वास अगर बढ़ेगा, एक लूट सब जो है लगातार आप लोग अस्पतालों की मनमानी, तो अस्पताल सारे अस्पताल नहीं है, एक या दो अस्पताल, एक डेढ़ दो मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है। तो अविश्वास न फैलाएं और इस तरह के सनसनीखेज भी न फैलाएं, क्योंकि डॉक्टर जो अच्छा काम कर रहे हैं 90% वो डिमोरलाइज होते हैं और वो डर के मारे वो फिर कोविड पेशेंट या सस्पेक्टेड कोविड को अपने आप भर्ती करने में कतराते हैं। तो ये जो सेंसिटिव डॉक्टर है वो इन खबरों से, इन कार्रवाइयों से अपने आप को जो है विड्रॉ करने लगता है। तो उसका मनोबल बढ़ाइए और वहां पर अगर कुछ ऐसी बात आती है तो वहां प्रशासन देखे कि कॉस्ट क्यों बढ़ा, आखिरकार क्या वजह थी, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको जरूर वो चिन्हित किया जाए और उनको साइडलाइन किया जाए। जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि लूप होल कहां पर है उस बात को लेकर यहां पर चर्चा की जाए और उस पर काम किया जाए ताकि जड़ से इस परेशानी को खत्म किया जा सके। अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और आगे भी होती रहेगी और पिछले दिनों भी कई कार्रवाई हमने होती हुई देखी है, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। शासन द्वारा एक पर्टिकुलर रेट्स यहां पर निर्धारित की गई है ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर बेड के लिए, आईसीयू के लिए, लेकिन बावजूद उसके वो भी हर दिन के हिसाब से अभिषेक की गई है, लेकिन बावजूद इसके अस्पतालों का यह रवैया जारी है, उसके पीछे क्या बड़ा कारण? देखिए, उसके पीछे दो वजह बड़ी हैं। एक तो जिला प्रशासन का समय पे मॉनिटरिंग न करना और उन अस्पतालों पे जो नोडल अधिकारी उन क्षेत्रों के तय किए गए हैं, आखिरकार उनकी जो मेहरबानी बनी होती है उन पे लापरवाही बरतने का जो संकेत मिलते हैं उसका है। दूसरा, हमने जो पीके जी हैं, मैं ये वरिष्ठ हैं, डॉक्टर भी हैं और आईएमए से जुड़े हुए हैं, मैं इनसे ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपने एक प्रश्न किया है कि आखिरकार निजी अस्पतालों में मरीज क्यों जा रहे हैं। हमें ये बात पे आश्चर्यचकित करते हैं कि डॉक्टरों पे पूरा भरोसा होता है लोगों को, और जब वो जिला प्रशासन ने उनको कोविड अस्पताल बनाया है तो जाहिर सी बात है मरीज वहाँ पे जाएंगे, लेकिन उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी से भागेंगे, कोविड काल में लोगों को लूटेंगे। जो यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी है 15 से 18 हज़ार रुपए तक आप 24 घंटे में ले सकते हैं, वो मनमानी जारी होगी तो आखिरकार यदि आप इसमें जनता को दोष नहीं ठहरा सकते हैं, ये नहीं ठहरा सकते हैं कि आखिरकार आप निजी अस्पताल क्यों जा रहे हैं। आपातकाल में लोगों को लगेगा कि हमारा मरीज कठिन पोजीशन पे है तो कोविड अस्पताल ही भागेगा। दूसरी अहम बात यह है कि इनकी संस्थान से भी प्रदेश भर से हजारों हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। यदि उन हॉस्पिटलों की मानक की बात करें तो 300 स्क्वायर फीट में बनाए गए हॉस्पिटल हैं, वो मानक के विपरीत अस्पताल है। हालांकि उसमें जिम्मेदारी इनकी नहीं बनती चूंकि इनके सदस्य हैं, लेकिन जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और साथ ही साथ सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों की बनती है। जो लोग उनका नक्शा पास करते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं कि आखिरकार आप अस्पताल चला सकते हैं। और इन तीनों अस्पतालों की यदि हम कहानी समझे तो इन तीनों अस्पताल के जो संचालक हैं उनमें 2 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास तो मेडिकल की डिग्री भी नहीं है और सिर्फ एमडी का प्रयोग करके अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। बड़े अस्पताल हैं और बड़ी अच्छी लोकेशन पे लखनऊ पे अस्पताल हैं। सवाल इस बात का और उठता है कि आखिरकार लखनऊ की जनता ने इन पे विश्वास जताया और उसका नतीजा ये रहा कि आखिरकार कोविड काल में भी आपदा में अवसर तलाशते रहे, लोगों की मौतें होती रहीं, लेकिन इन पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। और लखनऊ में ऐसे 3 ही नहीं, यदि जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे तो ऐसे
ऐसे तमाम अस्पताल बैठे हैं जो इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं, लोगों को पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल की कार्रवाई सिर्फ उतने तक होती है कि यदि कोई शिकायत करेगा तब उसमें वो जांच के आदेश देंगे और जांच के नाम से ये खेल पे खेल चलता रहेगा। पिछली बार कोविड में कुछ अस्पतालों पे एफआईआर हुई थी, लेकिन आज की तारीख में पूर्ण रूप से चल रहे हैं और उससे बेहतर तरीके से चल रहे हैं। उन पे सवाल उठाने वालों जो लोग रहे आखिरकार वो भी शांत हुए, चूंकि जिला प्रशासन से तय समय पे कार्रवाई नहीं हुई। कहने का अर्थ यही है कि जिला प्रशासन द्वारा तय समय से कार्रवाई हो और जो इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं जनता पे, वो सवाल नहीं उठने चाहिए। डॉक्टरों पे लोगों का बहुत बड़ा भरोसा होता है, वो भरोसा जरूर कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके की तस्वीरों के बाद कहीं ना कहीं वो भरोसा जो है वो यहाँ पर धुंधलाता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि बावजूद बार बार कार्रवाइयों के आदेशों के सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व डीजी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल आपसे यही लूंगी कि लगातार जिस तरीके से अधिकारियों की, खासतौर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि आदेश यहां पर प्रभारी डीएम ने दे चुका था, बावजूद इसके 7 दिन गुजर गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए, उन्होंने सख्त निर्देश दिए, तब जाकर कार्रवाई हुई। तो क्या अब मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार किया जाएगा और तब तक जनता यूं ही लुटती रहेगी? बहुत प्रासंगिक सवाल आपने उठाया है बहन जी, और इसमें मैं समझता हूं सबसे अच्छी अप्रोच ये होगी कि जिस प्रकार हमें स्वास्थ्य के सुधारने, इलाज करने के बारे में अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है जी। तो एक परमानेंट रेगुलेटरी बॉडी बना दी जाए और वो इस पर हर जिले में एक एक सीएमओ की अध्यक्षता में एक बॉडी बना दिया जाए। उसमें कुछ प्राइवेट अस्पतालों के भी प्रतिनिधि रहें, कुछ सरकारी डॉक्टर भी रहें और जो प्रशासन से संबंधित अधिकारी भी रहें, और वो घूम घूम करके इन नियमों का पालन कराते रहें। क्योंकि देखिए, अस्पतालों पर ऐसी दंडात्मक कार्रवाई भी करने का बहुत फायदा नहीं होगा कि वो डिमोरलाइज हो जाएं, वो दुखी हो जाएं, यूनियन बनाने लगें, हड़ताल करने लगें। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि वो जनता की सेवा और इलाज करने में पूरी तन्मयता से काम करें और उसके लिए नियमित मॉनिटरिंग कि ये फला जगह, फला अस्पताल में ये गलती हो रही है, वहां तुरंत जो मॉनिटरिंग बॉडी हो वो पहुंचे। एक निर्धारित हेल्पलाइन नंबर हो कि जिस प्रकार पुलिस में मैंने देखा कि किसी को कोई तकलीफ है तो एक निर्धारित नंबर है, 100 नंबर पर या 112 नंबर पर आप फोन करिए, पुलिस आपके दरवाजे आएगी और आपकी बात सुनेगी। और बात सुन करके अगर फिर भी आप संतुष्ट ना हो तो एरिया के सीओ साहब से, एसपी साहब से आप जा करके अपनी बात बता सकते हैं। तो ये इस तरह जैसे 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी इलाज के लिए, तो उसी तरह ये चाहे तो 112 नंबर को ही ये ड्यूटी दी जा सकती है, वहां भी डॉक्टर साहब के कुछ प्रतिनिधि बैठने लगे और जितनी अस्पतालों से संबंधित समस्या है उसका हल कराने का दायित्व तो उनको दे दिया जाए। क्योंकि ये बहुत दिक्कत आई इस कोरोना पीरियड में कि जब दिक्कत आई कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, तो उस समय परेशान होकर के सीएमओ लोगों ने और जो अधिकारी नियुक्त की गए उन्होंने फोन बंद करने शुरू कर दिए, क्योंकि इतना ज्यादा कॉल एक साथ आ गई। तो उसके लिए हमें नियमित कॉल सेंटर बनाना ही चाहिए और रेगुलर नियमित मॉनिटरिंग बॉडी बनाना ही चाहिए और साथ ही ऐसा दंड का प्राविधान बनाया जाए कि जो सुधारात्मक हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया है, ऐसी गलती की है, अब आपको इतना सुधारात्मक दंड दिया जाएगा कि आप जैसे फीस की बात है कि किसी भी अस्पताल में हर काम के लिए फीस निर्धारित हो जाए। जैसे आपको याद होगा यूपी सरकार ने फीस निर्धारित की, बीएड की फीस निर्धारित की, बीटीसी करने की फीस निर्धारित की, उसी तरह अस्पतालों में अलग अलग कामों के लिए फीस निर्धारित हो जाए। सूर्य कुमार जी, जैसे कि आप फीस का यहाँ कह रहे हैं कि ढांचा, एक खाका तैयार किया जाना चाहिए, शासन द्वारा उसको लेकर भी यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि एक वेंटिलेटर बेड का आप कितना पैसा लेंगे, आईसीयू का पैसा एक दिन के हिसाब से कैसे रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन बेड का कितना पैसा लिया जाएगा। तो इसको यहाँ पर निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके एग्जीक्यूशन नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये है कि लूप होल कहाँ पर है, दीमक कहाँ लगा हुआ है? सबसे बड़ी कमी यही है हमारी व्यवस्था में कि हम लोग नियम तो बना देते हैं, लेकिन अगर नियम का पालन कराने वाले नहीं सक्रिय होंगे और उसके टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग, जैसे एक निर्धारित बॉडी बन जाए कि किसी की भी कंप्लेंट आई तो उनका दिन भर के लिए यही काम है कि वो अस्पताल घूम घूम करके नियमों का पालन कराते रहें और अगर कोई न पालन करे तो निर्धारित आर्थिक दंड मौके पर ही वसूल लें
और वसूल करके, ताकि नहीं तो क्या होगा कि वो आगे के लिए फिर उसी तरह की गलती करेंगे। और जेल भेजने का अगर प्रोविजन किया जाए तो उस पर और ज्यादा असंतोष फैलता है। इसलिए जो भी, अच्छा वो कर क्यों रहे हैं? कुछ आर्थिक लाभ कमाने के लिए। तो मेरा तो ये बहुत पहले से विश्वास रहा है कि आर्थिक लाभ के लिए आर्थिक दंड, यानी आर्थिक अपराध किया, ज्यादा फीस वसूली, ज्यादा कमा लिया, तो उसके लिए आर्थिक दंड आपने लगा दिया। उसके लिए जेल भेजने का सिस्टम नहीं होना चाहिए, और इससे कंट्रोल भी हो जाएगा, और साथ में आदमी को काम करने का आगे अवसर भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, सूर्य कुमार जी का कहना है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक वो बता रहे थे कि इन तीनों अस्पतालों में से 2 अस्पताल ऐसे हैं जिनके संचालकों के पास जो मैंडेटरी डिग्री होती है वो तक नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके निजी अस्पताल बहुत बड़े लेवल पर संचालित हो रहा था, तमाम मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। अगर उस पर ही डंडा नहीं चल सका तो त्वरित कार्रवाई को लेकर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। बस यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि जो अस्पताल चलाने के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर के नाम से उसको परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो सब नहीं है। एक डॉक्टर तो मोहल्ले का डॉक्टर बन के रह जाता है, एक छोटी सी क्लिनिक शुरू करता है, अब वो धीरे धीरे वही बड़ा करके एक छोटा सा नर्सिंग होम बनाता है, फिर अस्पताल बनाता है। तो बेहतर है कि जागरूकता की भी कमी है। लोग ये देखें कि इस क्लिनिक का रेपुटेशन क्या है, इस पैथोलॉजी लैब का रेपुटेशन क्या है, वहां पर डॉक्टर हैं कि नहीं है, डॉक्टर की डिग्री है कि नहीं है। लोग मार्केटिंग करते हैं तो वहां भी देखते हैं कि भाई ये इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। तो यहाँ तो जीवन मौत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पास ये डॉक्टर है कि नहीं, डॉक्टर की डिग्री है कि नहीं, और साथ में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। तो हम लोग तो बार बार यही कहते हैं कि आप जो है डॉक्टर ड्रिवन हॉस्पिटल में जाइए। डॉक्टर जो है, जो जिसने डिग्री लिया उसको सबसे बड़ा डर तो उसको डिग्री खोने का है। ठीक है डॉक्टर पीके गुप्ता जी। अभिषेक जी, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है प्रेस्टिजियस हो, उनके पास जाए, लेकिन बेचारी जनता, उनको क्या पता है, अस्पताल इतने बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है, वो तो समझेंगे सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप ही ने बताया कि 2 अस्पताल के संचालकों के पास मैंडेटरी डिग्री भी नहीं है। ऐसे में जहां पर राजधानी लखनऊ, सांसों का आपातकाल हमने वहां पर देखा है, ऐसे में इस तरीके से ऐसे अस्पतालों का संचालन होना कितना गंभीर है राजधानी जैसे क्षेत्र में? देखिए रंजना, साफ है कि आपदा में जब मरीज होता है उसके परिजनों को ये नहीं सोचता कि आखिरकार पहले हम इसका वेरिफिकेशन करें कितने अच्छे लेवल पे अस्पताल है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की है, स्वास्थ्य महकमे की है। आपने जनता को वहां पे झोंक दिया जहां पे उन मानकों पे वो अस्पताल नहीं था, और उनको आपने कोविड का लाइसेंस दे दिया, वो भी जब देश में इस प्रकार के हालात थे कि लोग सांसों के लिए जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं था। उनको आपने बिना जानकारी के किस प्रकार से उनको लाइसेंस दिया, किस प्रकार से उनको कोविड अस्पताल बना दिया, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और ये सवाल भी बड़ा खड़ा करता है। और इनमें जांच होनी चाहिए, जो अधिकारी इन लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं, कोविड अस्पताल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं, चूंकि ग्रामीण इलाकों से हैं, दूसरे शहरों से हैं, उनको उन अस्पतालों के विषय में कुछ नहीं पता होता, और साफ तौर पे उनको ये लगता है कि कोविड अस्पताल है तो उपचार मिलेगा। कहीं में कहीं सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, जिला प्रशासन ने निभाई है, उस आशा के साथ उन अस्पतालों में जाते हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है कि आदमी भी जाता है और पैसा भी जाता है। साफ कहने का संदेश ये है कि आखिरकार इनमें कमियां जरूर हैं, और ये कमियां यदि दूर नहीं होंगी तो कहीं में कहीं खामियाजा स्थानीय नागरिकों को जरूर भोगना पड़ेगा। और बिल्कुल बड़ा सवाल अभिषेक ये भी कि कमियों पर काम कब किया जाएगा। देखिए, कोविड महामारी का एक लंबा दौर अब तक निकल चुका है, और अब कहीं ना कहीं आंकड़ों जो सामने आ रहे हैं उसकी रफ्तार पर भी ब्रेक लगना शुरू हो गया है। इन सब के बीच अस्पताल संचालित होते रहे, और ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। सूर्य कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर पीके गुप्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि जिस तरीके से मनमानी तौर पर रवैया जो अस्पतालों का देखने को मिल रहा है वो कितना गंभीर है। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल यह है, और बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन अब तक क्या कर रहा था। ऐसे अस्पताल जिनके पास मैंडेटरी डिग्रीज ही नहीं है, वो यहां पर नॉन क्वालिफाइड है, बावजूद इसके कोविड सेंटर में कैसे तब्दील कर दिए गए? आम जनता इसका कैसे पता लगाएगी? तमाम बड़े सवाल हैं, और इन सवालों का न सिर्फ जवाब चाहिए बल्कि इन अस्पतालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और तभी इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।